साजदा ने उसे अपने पेट पर पड़ा निशान दिखाया। अरे, पर तुम्हारी तो अभी तक शादी नहीं हुई, फिर ये सब क्या है? जैनब ने हैरान होकर पूछा। मैं सिनेमा जाती हूँ, वहाँ एक लड़के से मुलाकात हुई। मुझे काफी अच्छा लगा था पहली मुलाकात में ही, फिर उसके साथ ही ये सब हुआ। साजदा ने शर्म के मारे बताना शुरू किया। अच्छा, तो क्या वो तुमसे या तुम उससे शादी करने पर राजी है? जैनब ने थोड़ा पुरस्कून होकर पूछा। हाँ, लेकिन वो कहता है कि उसका बाप, जो कि फैक्ट्री का मालिक है, वो उसे गोली मार देगा, साजदा ने बताया। ओहो, फिर तो बहुत संगीन मसला बन चुका है तुम्हारे लिए। साजदा, साजदा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जमील ने कहा है कि वो मुझे भगा ले जाएगा, और सच तो ये है कि हम आज रात की ट्रेन से ये शहर छोड़ देंगे। जैनब, क्या? साजदा, सच में? साजदा ने हाँ में सिर हिला दिया। जैनब, अच्छा, एक बात कहूँ, मानोगी क्या प्यारी दोस्त? जैनब ने कदरे मासूमियत से कहा। साजदा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो जैनब, मेहरबानी करके मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरा इस मौलवी से गुजारा नहीं होना, मुझे उससे घिन आती है। मैं एक पल भी उसके साथ नहीं गुजार सकती। साजदा, क्या? जैनब, हाँ, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी, और तुम दोनों के बीच भी नहीं आऊंगी। साजदा, अच्छा, वो तो ठीक है, पर तुम्हारे माँ बाप? जैनब, मुझे उनसे नफरत है, मुझे गरीबी से, इस घर से, इस महल्ले से नफरत है। छी, जैनब ने चिढ़कर कहा। साजदा, अच्छा, जमील अच्छा लड़का है, उसे कहूंगी तो वो मान जाएगा, परेशान न हो। इतने में जैनब की माँ चाय लाती है। साजदा को इन मैले कुचीले कप्पों में चाय पीते जरा भी कराहत महसूस नहीं हुई थी, और जैनब सोच रही थी, ये सब क्या होने जा रहा है? कहीं ये सब उसका वहम या ख्वाब तो नहीं है? चाय पीकर साजदा ने बुरकिया ओढ़ा और जैनब के गले मिलते हुए कान में कहा, मैं शाम को आऊंगी, तुम कहना कि तुम इशा के बाद ही घर जाओगी। जैनब का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। वो पसीने पसीने हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अभी साजदा को मना कर दे। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। लेकिन फिर उसे मौलवी साहब, जो उसके शौहर थे, का ख्याल आते ही जिस्म में झरझरी दौड़ गई। उसे घिन आने लगी। मैं तैयार रहूंगी, उसने साजदा के कान में आहिस्ता से कहा। माँ फिर किसी काम से चली गई। पक्का फैसला है ना? हाँ हाँ, पक्का है, जैनब ने जवाब दिया। साजदा, फिर भी सोच लो, तुम मना कर सकती हो अभी भी। मैं तुम्हें अपने साथ परेशान नहीं करना चाहती। खूब सोच लिया है, जैनब ने जताकर कहा। साजदा चली गई और जैनब सोचती रही। उसकी माँ ने मीठे चावल बनाए, एक नवाला भी उसके हलक से नीचे न उतरा। शाम कुछ बजते ही साजदा आ गई थी। खाला, थोड़ी देर के लिए जीनों को अपने घर के जा रही हूँ। अम्मी जान ने कहा है वो देखना चाहती हैं। उन्हें बुखार है, नहीं तो वो खुद आ जाते। बुढ़िया मना नहीं कर सकती थी, बल्कि खुश थी कि वकील साहब की बीवी ने उसकी बेटी को बुलाया है। उसने खुशी खुशी उसे विदा कर दिया था। वो रिक्शा पर बैठे। साजदा ने रिक्शे वाले को कहा, स्टेशन, और वो स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। ऐसे ही चल रही हो? जैनब ने कहा। उसका दिल जोर से धक धक कर रहा था। वो सब कुछ पीछे छोड़ चुकी थी। अब उसके साथ साजिदा थी, जो पढ़ी लिखी भी थी। जमील स्टेशन पहुंच गया होगा। टिकट मेरे पास है, साजिदा ने चुपके से कहा, और जैनब खामोश हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो रिक्शे पर नहीं, हवाओं की दोष में सफर कर रही हो। वो किसी घुटन से बाहर आजाद पंछी की तरह निकल आई हो। ट्रेन प्लेटफार्म पर तैयार खड़ी थी, और वो दोनों लड़कियां बेंच पर बैठी थी। साजिदा कुछ सोच रही थी, और वो बेचैनी से बाहर से आने वाले रास्ते की तरफ देख रही थी। जमील मियां नहीं आए, गाड़ी तो चलने वाली है। जैनब ने पूछा, क्यों? शायद देर हो गई हो। अब आते ही हूँ। गाड़ी ने विसल दे दिया। चलो, उठो। जमील तो आया नहीं, चलो वापस चलते हैं, जैनब ने कहा। मैं जानती थी वो नहीं आएगा। ये मर्द की जात होती ही धोखेबाज है। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? जैनब ने कहा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। साजिदा बोली, लेकिन तुम भी तो औरत हो ना। मैं सोच रही थी तुम्हारे शौहर।
साजिदा ने हकारत से फर्श पर थूक दिया। तुम भी तो शौहर वाली हो। जैनब साजिदा को समझ नहीं पा रही थी। चलो, ट्रेन चलने वाली है, लेकिन तुम वापस चली जाओ। जैनब, तुम्हें तो एक भेड़िए की तरह का शौहर मिल गया है, मगर मैं तो लुट चुकी हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी, साजिदा ने कहा, और वो ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी। जैनब के पांव जम कर रह गए थे। मुसाफिरों में भाग दौड़ थी। गार्ड लालटीन लेकर हिला रहा था और सामने ही 3rd क्लास का जनाना डब्बा था। जैनब को एक लम्हे के लिए ख्याल आया तो उसने सोचा कि बगैर किसी रहम के जिंदगी का जहन्नम उसके लिए मुंह फाड़ कर खड़ा है। अगर वो वापस गई तो हजारों रसवाइयां हैं, हजारों बदनामियां हैं जिनके साथ उसे जीना पड़ेगा, और मौलवी साहब हैं जिनसे उसे घन आती थी। वो तेजी से डब्बे की तरफ बढ़ी। गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया था। साजिदा ने उसका बाजू थामा और वो सवार हो गई। डब्बे में औरतें बहुत कम थीं। शायद ज्यादा औरतें मर्दों के साथ ही सफर करती हैं। डीजल इंजन ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी थी। जा कहाँ रही हो? दिल्ली। लेकिन दिल्ली तो बहुत दूर होगा ना? जैनब ने कहा। नहीं, कुछ ज्यादा दूर नहीं। हम कल तक वहां पहुंच जाएंगे। फिर वहां जाकर क्या करोगी? जैनब ने पूछा। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो मेरी जान? वहां जाकर एक घर किराए पर ले लूंगी। मैं नौकरी किया करूंगी और तुम घर के काम किया करना। मैं तुम्हारा शौहर और तुम मेरी बीवी बन जाना। ये कहकर साजिदा ने जैनब को चूम लिया। जैनब शर्मा गई। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और साजिदा बुरका में अपना पर्स दबाए खामोश बैठी हुई थी। अब कहाँ चलोगी? जैनब ने साजिदा से पूछा, जो सामने जामुआ मस्जिद के सामने गुजरती औरतों को देख रही थी। वही सोच रही हूँ, साजिदा ने जवाब दिया। जल्दी सोचो फिर। ट्रेन में बैठे बैठे बदन दख रहा है मेरा, सोना चाहती हूँ। जैनब ने बेजारी से कहा। चलो पहले शॉपिंग कर लें, सामान खरीद लें, फिर होटल जाएंगे, वरना लोग हमें मशकूक समझेंगे। सामान? हाँ, वस्त्र, इटीची, और हम साड़ियां खरीद लेंगे। अच्छा, पर रुपया? रुपया ये रहा। साजिदा ने अपना पर्स दिखाया। वो दोनों चाय पीकर उठी और चल पड़े। वो ये नहीं देख सकी कि उनके चलते ही एक नौजवान मेज से उठ खड़ा हुआ था और उनके पीछे पीछे चल दिया था। उसके चेहरे पर मानी खीज मुस्कुराहट थी। वो दोनों रिक्शा स्टैंड की तरफ बढ़ी। उस शहर की भीड़ भाड़ देखकर जैनब का जी घबरा रहा था। चांदनी चौक, साजिदा ने ये कहा और रिक्शे में बैठ ही रही थी कि वो नौजवान करीब आया और रिक्शे वाले को आंख का इशारा दिया। रिक्शा वाला मुस्कुराकर रिक्शा लेकर चल पड़ा। वो शक्ल से ही बदमाश आज का मालूम होता था। ऊपर से उसके चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। वो रिक्शा जामा मस्जिद से घुमाकर चावड़ी बाजार की तरफ चल पड़ा और फिर वहां से मुड़कर लाल कुएं की तरफ बढ़ा। ये तुम कहाँ ले जा रहे हो हमें? वो चांदनी चौक का पूछ चुकी थी और वो तो जामा मस्जिद के पास ही था। इधर मसला हो गया है मीम साहब। मसला? हाँ, इधर गोली चल गई। गोली? हाँ, यहाँ दिल्ली में आए दिन ये सब होता है, सरदार लोगों के दरमियान। अच्छा, तुम हमें चांदनी चौक मत ले जाओ, हमें फिर यही उतार दो। साजिदा ने कुदरे परेशान होकर रिक्शा वाले को कहा। नहीं मीम साहब, यहाँ भी खतरा है। सामने ही वही नौजवान सड़क पर खड़ा था और उसने रिक्शा रोकने का इशारा किया। अरे बाप रे! सी आए डी वाला, रिक्शे वाले ने कहा। साजिदा पढ़े लिखी होने के बावजूद घबरा गई थी और जैनब की तो रूह तक निकलने को आ गई थी। साजिदा ने फिर भी काफी सब्र से काम लिया और उस नौजवान से पूछा, हमें क्यों रोका है? क्योंकि आप लोग मशकूक हैं, उसने जवाब दिया। मशकूक? हमने क्या कोई जुर्म किया है? हाँ, आपका नाम साजिदा है और आप और ये लड़की दोनों भागकर यहाँ आई हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप दिल्ली में जहाँ रहती हैं वहाँ का पता बताएं। मैं CID इंस्पेक्टर हूँ। आई एम सॉरी, पर आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। साजिदा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसे कोई राह नजर नहीं आ रही थी। वो इस सोच में गुम हो गई कि ये साजिदा का नाम कैसे जानता है आखिर। क्या आप हम पर रहम कर सकते हैं? साजिदा ने दरख्वास्ती अंदाज में कहा। देखिए,
بظاہر تو آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، لیکن قانون کو آپ کی چھان بین کا حق حاصل ہے، لہٰذا آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ ساجدہ کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا اس کے باپ نے اخبار میں رپورٹ کروا دی تھی؟ پر ایسا اتنا جلدی کیسے ممکن تھا؟ آخر رکشے سے نیچے اتر آئیں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس نوجوان نے کہا۔ ساجدہ رکشے سے نیچے اتر آئی۔ اتری تو زینب بھی تھی، پر اس کی تو ٹانگوں سے جیسے روح ہی پرواز کر چکی تھی۔ یہ اچھا آدمی نہیں لگتا مجھے۔ زینب نے اپنی حالت سنبھال کر آہستہ سے ساجدہ کے کان میں پھسپھسایا تھا۔ چپ رہو تم، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ ساجدہ نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ ہمارے ساتھ چلیں، اپنی شناخت کروائیں اور اپنی مشکوکیت کو غلط ثابت کریں اور آپ واپس آ سکتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ پریشانی والی یا بڑی بات نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے، نوجوان نے کہا۔